स्टूडेंट, मैं संकेत कश्यप। आज आपके साथ में शुरू करने जा रहे हैं हम चैप्टर 6 वर्क एनर्जी एंड पावर का टॉपिक कॉलिजन। कॉलिजन को समझने के लिए यहाँ पर एक मैं छोटा सा डायग्राम बनाया है और उसकी सब हेडिंग्स भी लिखी हैं, जो कि इलास्टिक कॉलिजन और परफेक्टली इन इलास्टिक कॉलिजन है। तो सबसे पहले कॉलिजन की बेसिक डेफिनेशन समझते हैं। इफ पार्टिकल नंबर 1 and 2 मिनिमम 2 पार्टिकल्स आर फोर्स टू ईच अदर और 1 पार्टिकल इज़ फोर्स टू द अनदर, यानी कम से कम 2 पार्टिकल एक दूसरे पर फोर्स लगाएं या कोई एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल को पुश या पुल करे, तो इस तरह का जो कॉन्टैक्ट ड्यू टू फोर्स है, इट इज़ सेड टू बी द कॉलिजन। मिनिमम 2 पार्टिकल्स होने चाहिए, उससे ऊपर कितने भी हो सकते हैं। इसकी 3 कैटेगरी है कॉलिजन की। सबसे पहले है इलास्टिक कॉलिजन, ऐसे कॉलिजन जिनमें कॉलिजन के बाद में मिनिमम 2 बॉडीज़ की काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी कंजर्व रहती है, इसलिए कॉलिजन को हम इलास्टिक कॉलिजन बोलते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे कोई ऐसा पॉसिबल नहीं है जैसे मैं बता रहा हूँ, लेकिन ऐसे आइडियल केस लेते हैं कि कोई बॉल किसी पर्टिकुलर हाइट से गिरती है और फर्स्ट से स्ट्राइक होने के बाद फिर दोबारा उसी हाइट को गेन कर लेती है, ठीक है। फिर उसी पर्टिकुलर हाइट तक जाती है और फिर दोबारा फर्स्ट से टकराने के बाद में अपनी पुरानी हाइट को गेन कर लेती है। यानी किस तरह की अगर बॉल इस तरह से लगातार जंप करती रहती है तो उसकी हाइट में कोई चेंजेस नहीं आएगा। मतलब कहने का अर्थ ये हो गया कि कॉलिजन के बाद में उसकी काइनेटिक एनर्जी मोमेंटम दोनों कंजर्व हैं, तो ऐसे जो बॉल की कॉलिजन है वो इनफाइनाइट टाइम तक होते रहेंगे। दूसरी तरफ आते हैं इनलास्टिक कॉलिजन, जिसमें कि मोमेंट तो कंजर्व रहता है कॉलिजन के बाद में, लेकिन काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं रहती है। नॉर्मल कॉलिजन आपकी जो है वो इलास्टिक कॉलिजन ही है। फॉर एग्जाम्पल, इस पेन का नीचे गिर जाना और टकरा के हल्का से ऊपर आना, बॉल के नीचे गिरना, फिर धीरे करके उसकी स्पीड में डिक्रीजमेंट होना और फाइनली इसका स्टॉप हो जाना, क्लैप कर देना, किसी डोर को नॉक कर देना। ये जितने भी कॉलिजन्स हैं ये आपके सारे के सारे इन इलास्टिक कॉलिजन में आते हैं। तीसरा कॉलिजन है परफेक्टली इन इलास्टिक कॉलिजन, जिसमें कि कॉलिजन के बाद में मोमेंटम कंजर्व रहता है बट काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं रहती है। और कोई भी एक बॉडी नंबर फर्स्ट जब आप दूसरी बॉडी से हिट करते हैं तो कॉलिजन के बाद में ये दोनों बॉडी स्टिक टुगेदर हो जाती हैं। इस तरीके से इनको मान लेते हैं और दोनों कॉलिजन के बाद में एक साथ मोशन करते हैं, बॉडी नंबर फर्स्ट और सेकंड। अब इसके बाद में हम नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं और करते हैं इलास्टिक कॉलिजन इन 1 डायमेंशन। इसके लिए हम 2 बॉल को कंसीडर कर लेते हैं। ऐसा मान लेते हैं हमारे पास में 2 बॉल्स हैं, जिसका मास एक का m1 है, दूसरी बॉल है जिसका मास हमारा m2 है, ठीक है। कॉलिजन से पहले दोनों बॉल एक दूसरी तरफ u1 वेलोसिटी से आ रही है, पहली बॉल, और दूसरी बॉल पहली बॉल की तरफ u2 वेलोसिटी से आ रही है। फिर इसके बाद में इन दोनों के यहाँ पर ये केस नंबर फर्स्ट हो गया। केस नंबर 2 में इनका कॉलिजन होता है किसी एक पॉइंट पर। कॉलिजन होने के बाद में m1 और m2 इस तरीके से हैं। कॉलिजन होने के बाद में दोनों बॉल्स, कॉलिजन हो जाने के बाद में पहली बॉल m1 रिकॉयल होती है v1 वेलोसिटी से और दूसरी बॉल रिकॉयल होती है m2 वाली बॉल v2 वेलोसिटी से, ठीक है। तो केस नंबर 1, केस नंबर 2 और केस नंबर 3 यहाँ पर इलास्टिक कॉलिजन लिया है। इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम दोनों ही कंजर्व रहेंगे कॉलिजन हो जाने के बाद में। तो हम अपना काम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर लिखते हैं फ्रॉम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो जो आपने लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम पढ़ रखा है 9th क्लास में, उसके अकॉर्डिंग m1 v1 प्लस m2 v2 इक्वल्स टू m1 u1 प्लस m2 u2, यानी मोमेंटम आफ्टर कॉलिजन इक्वल्स टू मोमेंटम बिफोर कॉलिजन, ठीक है। अब इसके बाद में इस इक्वेशन को भी होल्ड कर देते हैं, इसकी हमें आगे जरूरत पड़ेगी। इसके बाद में आप आ जाते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पर। 1/2 m1 u1 स्क्वायर प्लस 1/2 m2 u2 स्क्वायर इक्वल्स टू 1/2 m1 v1 स्क्वायर प्लस 1/2 m2 v2 स्क्वायर, ठीक है। इसके बाद में हम क्या करेंगे, यहाँ पर 1/2 को कॉमन ले लेते हैं। हमारा पर्पस ये है कि अब हम यहाँ पर ये v1 और v2 को हमें फाइंड करना है कि आफ्टर कॉलिजन कितने हो जाएंगे। तो आप क्या लिखेंगे इस जगह पर, यहाँ से आपने 1/2 को तो हटा ही दिया है इस जगह से। अब आप जो m1 वाला टर्म है उनको एक तरफ कर लें, m2 वाले टर्म को एक तरफ कर लें, तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, m1 u1 स्क्वायर माइनस का m1 v1 स्क्वायर इक्वल्स टू m2 v2 स्क्वायर माइनस का m1 m2 u2 स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ से m1 को कॉमन ले लें इस जगह से, तो अंदर क्या बचेगा u1 स्क्वायर माइनस का v1 स्क्वायर इक्वल्स टू m2 कॉमन ले लें, तो अंदर बचेगा v2 स्क्वायर माइनस का u2 स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से आगे बढ़ते हैं और इसे सॉल्व करते हैं। यहाँ पर आगे आंसर आएगा आपका m1 u1 प्लस v1 और u1 माइनस v1 इक्वल्स टू m2 आ जाएगा, इधर आ जाएगा v2 प्लस का u2 और v2 माइनस का u2। ये हमने फॉर्म लगा दिया यहाँ पर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इक्वल्स टू a प्लस b इंटू a माइनस b वाला, इस तरफ दोनों तरफ यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। इसके बाद में इस इक्वेशन से हम एक हेल्प ले सकते हैं, वो हेल्प ये ले सकते हैं हम u1 माइनस v1 में और m1 में अपनी इक्वेशन कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे करेंगे, ये जो u1 और v1 वाले यानी कि m1 वाला टर्म है इसको एक पास कर लो। तो जैसे कि आप इसको लाते हैं यहाँ पर m1 को उठा के इधर लाते हैं तो आपको क्या मिलेगा इस जगह पर, यहाँ पर आ जाएगा
U2 वाला टर्म इधर ले आइए, तो M2 को यहाँ से कॉमन ले लीजिए, अंदर क्या बचेगा V2, और जब M2 U2 को दूसरी साइड में लाएंगे तो माइनस का U2 हो जाएगा, ये इक्वस टू यहाँ से M1 कॉमन ले लीजिए, ये बचेगा U1 और माइनस का V1। ठीक है, आप चाहें तो सिस्टमेटिक वे में लिख सकते हैं, यानी कि M1 U1 माइनस V1 इक्वस टू M2 V2 माइनस U2। ठीक है, अब इस इक्वेशन को हम यूज़ करेंगे यहाँ पर। ये इक्वेशन में हमारी 2 हो गई और ये वाली 1 हो गई, तो हम क्या करेंगे 2 डिवाइड बाय 1 कर देते हैं, जिससे कि हमारे पास में कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन निकल के आ जाएगा। इक्वेशन नंबर 2 लिख लीजिए यहाँ पर, M1 U1 प्लस V1 एंड U1 माइनस V1 इक्वस टू, यहाँ पर डिवाइड कर दें इक्वेशन नंबर 1 को, ये तो 2 लिख दिया आपने, वो थी M1 U1 माइनस V1। ठीक है, इक्वस टू M2 V2 प्लस U2 एंड V2 माइनस U2 अपॉन में M2 V2 माइनस U2। इस तरीके से M2 V2 माइनस U2 कट जाएंगे, M1 U1 माइनस V1 और M1 U1 माइनस V1 ये कट जाएगा। ऊपर क्या बचेगा आपका U1 प्लस V1 इक्वस टू V2 प्लस U2। अब ये U1 और U2 वाले टर्म एक तरफ करने आप, तो आपके पास आंसर आ जाएगा यहाँ पर U1 माइनस का U2 इक्वस टू V2 माइनस का V1। या फिर आप इसे ऐसे, एक तो इक्वेशन आ गई, इसे हम इन दोनों को आगे यूटिलाइज कर लेंगे, इक्वेशन नंबर 3 डाल देते हैं इसे। अब इन दोनों को डिवाइड करें आप, तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा कि V2 माइनस V1 अपॉन में U1 माइनस का U2 इज सेड टू बी द कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन E। इसे हम क्या बोलते हैं, कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। यहाँ पर जो V2 माइनस V1 है, इसे हम बोलते हैं वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, और जो नीचे वाला टर्म है U1 माइनस U2 उसे हम बोलते हैं वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। यानी कि एक वेलोसिटी सेपरेशन के समय की है और एक वेलोसिटी जब वो एक दूसरी तरफ आ रहे होते हैं उस समय की है। तो इन दोनों का रेशियो क्या कहलाता है, कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन E। तो E की वैल्यू परफेक्टली इलास्टिक बॉडी के लिए कितनी होती है, सॉरी E की वैल्यू इलास्टिक बॉडी के लिए इक्वस टू 1 है। इलास्टिक बॉडी के लिए E की वैल्यू 1 होती है, तो 1 अगर रख देंगे तो क्या आ जाएगी, इक्वेशन नंबर 4 यू विल गेट, वी विल गेट इक्वेशन नंबर 4, ये हमें मिल जाती है। ठीक है, इसके बाद में अब हमारा जो टारगेट था उसे पूरा करते हैं। हमारा टारगेट क्या था कि हमें V1 और V2 फाइंड करने हैं, तो इसके लिए हमें इन इक्वेशंस को यूज़ करना होगा। और जो आप लिखें फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट क्या थी आपकी, अगर आप पीछे वाली इक्वेशन को देखें तो यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन हमने इसको बोला है M1 U1 माइनस V1 इक्वल्स टू M2 V2 माइनस U2। आप इसे भी यूटिलाइज़ कर सकते हैं इस वाली इक्वेशन को, तो हमने इसको फर्स्ट बोला है तो इसे यूटिलाइज़ कर लेते हैं। और इसमें हम पहले V2 की वैल्यू फाइंड करते हैं, V1 की वैल्यू फाइंड करते हैं। V1 की वैल्यू फाइंड करने के लिए आपको V2 की वैल्यू निकालनी होगी। तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट लिख लीजिए यहाँ पर, M1 इक्वल्स टू हो जाएगा U1 माइनस का V1 इक्वल्स टू M2 और V2 माइनस का U2 इक्वल्स टू। अब हमने क्या करना है, ये तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गई। अब इक्वेशन नंबर इसको यूटिलाइज़ करना है आप बाय इक्वेशन नंबर 3। बाय इक्वेशन नंबर 3 से आप किसकी वैल्यू निकालेंगे, आप निकालें V2 की, जिससे कि V1 फाइंड हो जाए। तो V2 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, यहाँ से U2 इस तरफ चला जाएगा, तो आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पर V1 प्लस U1 माइनस का U2। ये आ गया, इसे पुट किस में कर देंगे, पुट इन अबव, यानी कि इसको इक्वेशन नंबर 5 का नाम हम दे देते हैं। ये इक्वेशन नंबर 5 हो जाएगी। 5 में पुट करिए इसको, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, यहाँ पर M1 U1 माइनस M1 V1 इक्वल्स टू M2 V2 की वैल्यू रख दीजिए V1 प्लस U1 माइनस का U2 और माइनस का U2 ये वाला जो पहले से अवेलेबल है। अब M2 का अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो अंदर क्या आ जाएगा आंसर आपका, M1 U1 माइनस का M1 V1 इक्वल्स टू M2 V1 प्लस M2 U1 माइनस का ये माइनस का U2 माइनस का U2 माइनस का 2 U2 तो 2 M2 U2 ये आंसर आ गया हमें। तो लेकिन V2 से V1 चाहिए, तो V1 के टर्म्स को एक तरफ कर लो, यानी कि इसको उठा के इधर ले आओ, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, यहाँ पर इसको इधर ले आते हैं तो माइनस का M2 V1 माइनस का M1 V1 इक्वल्स टू, इसको M1 U1 को इधर ले जाइए, तो यह जाएगा M2 U1 माइनस का 2 M2 U2 और इसके बाद में बचा ये M1 U1। जब आप नेगेटिव साइड दूसरी तरफ ले जाएंगे तो नेगेटिव का आंसर आएगा, तो यह आ जाएगा M1 U1। अब यहाँ से क्या करते हैं, माइनस का अब आप यहाँ से जो है माइनस का V1 कॉमन ले लीजिए,
तो माइनस का V1 जब लेंगे यहाँ से कॉमन तो अंदर क्या बचेगा M2 प्लस का M1, ठीक है। इधर क्या बच जाएगा, इधर आप यहाँ से U1 और U1 यहाँ से कॉमन ले लीजिए तो आपके पास का आंसर आ जाएगा M2 माइनस M1 U1 और माइनस का 2 M2 U2। इसके बाद ये माइनस का डिवाइड यहाँ कर दीजिए तो साइन चेंज हो जाएंगे। कैसे हो जाएंगे देखिए, तो जब आप माइनस का डिवीज़न यहाँ पर दोगे तो साइड में साइन चेंज होकर ये M1 माइनस M2 हो जाएगा इंटू U1 और ये माइनस का प्लस का बन जाएगा 2 M2 U2। हमें तो V1 चाहिए तो V1 आप यहाँ से निकाल लीजिए। V1 इक्वल टू आ जाएगा आपके पास में M1 माइनस का M2 इंटू U1 प्लस का 2 M2 U2 अपॉन में M1 प्लस M2, ठीक है। ये इक्वेशन आ गई आपके पास में। अब लिखें यहाँ पर टू फाइंड V2 को कैसे फाइंड करेंगे आप लोग। V2 को फाइंड करने के लिए फिर दोबारा हम उसी इक्वेशन का यूज़ करेंगे। कौन सी इक्वेशन, फ्रॉम इक्वेशन नंबर, ये वाली इक्वेशन नंबर 3 यूज़ करेंगे। पहले आपको V1 चाहिए था तो आपने V2 की वैल्यू को फाइंड किया, अब आपको V2 चाहिए तो V1 की वैल्यू को फाइंड करिए और इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट कर दीजिए। काम शुरू करते हैं। देखिए अब इसमें इक्वेशन नंबर थर्ड से V1 इक्वल टू हो जाएगा V2 प्लस U2 माइनस का U1, और इक्वेशन नंबर फर्स्ट जो कि आपने बोला कि पुट इन फर्स्ट, तो फर्स्ट क्या हो जाएगी M1 U1 माइनस V1 इक्वल टू M2 V2 माइनस U2। तो हम क्या करते हैं यहाँ पर पहले तो इसकी M1 का मल्टीप्लाई U1 के साथ में माइनस M1 V1 आप कर दीजिए इक्वल टू M2 V2 माइनस का M2 U2 यहाँ पर लिख लीजिए, इसके साथ ही वैल्यू पुट कर दीजिए। तो M1 U1 अपनी जगह एज इट इज़ रहेगा माइनस का M1 और साथ ही साथ इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए। V1 की जगह रखेंगे तो इसमें संग संग M1 का मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो M1 V2 माइनस का M1 U2 और माइनस का माइनस प्लस M1 U1 इक्वल टू दूसरी तरफ क्या बचेगा M2 V2 माइनस का M2 U2। अब देखिए आपको V2 चाहिए तो यहाँ से V2 की तरफ कर लीजिए, बाकी ये जो सिमिलर टर्म्स हैं इनको ऐड कर दीजिए। जैसे कि M1 U1 यहाँ पर है, M1 U1 यहाँ पर है तो उसको ऐड कर दीजिए। कितना आ जाएगा यहाँ पर 2 M1 U1, ठीक है, इक्वल टू M1 V2 एक तरफ है यहाँ पर, दूसरी तरफ हम यहाँ से उठा के ले आते हैं M2 U2 को। ये M1 U1 M1 U2 में के पास में M2 U2 ले आते हैं तो ये हो जाएगा M1 U2 और ये माइनस का इधर आके प्लस का हो जाएगा M2 U2 इक्वल टू ये M1 V2 दूसरी तरफ चला जाएगा तो M2 V2 माइनस का M1 सॉरी माइनस का दूसरी तरफ जाकर प्लस का हो जाएगा तो M1 V2। अब V2 यहाँ से कॉमन ले लेंगे। इस इक्वेशन क्या आ चुकी है आपकी ट्वाइस M1 U1 माइनस M1 U2 प्लस M2 U2 इक्वल टू M2 V2 प्लस M1 V2। तो यहाँ से तो V2 कॉमन ले लेते हैं और यहाँ से आप देख रहे हैं U2 कॉमन है तो U2 कॉमन आ जाएगा। आपके पास आंसर आ जाएगा ट्वाइस M1 U1 और माइनस का U2 कॉमन ले लिया आपने तो अंदर क्या बचेगा, ये तो प्लस का हो जाएगा तो अंदर आ जाएगा M1 और ये माइनस का हो जाएगा M2, ठीक है। इक्वल टू यहाँ से भी कॉमन ले लीजिए V2 को तो M1 प्लस M2 अंदर क्या बचेगा V2। हमें तो V2 चाहिए तो उसको डिवाइड में कर दीजिए तो आंसर आ जाएगा आपका ट्वाइस M1 U1 माइनस का U2 कॉमन ले लिया आपने तो M1 माइनस का M2 और अपॉन में M1 प्लस M2। ये आपकी कौन सी इक्वेशन आ जाएगी, ये आ जाएगी टू फाइंड द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी ड्यूरिंग इट्स रिकॉइल V2 आप यहाँ पर फाइंड कर रहे हैं, ठीक है। अगर आप फर्स्ट V1 का कंपैरिजन करें तो V1 का आंसर मैं यहाँ पर लिख देता हूँ जिससे कि आपको समझ में आ जाए कि एक दूसरे से किस तरह से कनेक्टेड है। तो यहाँ पर मैंने वेलोसिटी V1 लिख दी है फर्स्ट बॉडी के लिए जो कि आई थी ट्वाइस M2 U2 प्लस U1 M1 माइनस M2 अपॉन में M1 प्लस M2। अगर मैं यहाँ से माइनस साइन कॉमन ले लेता हूँ तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा ट्वाइस M2 U2 माइनस का U1 M2 माइनस M1 अपॉन में M1 प्लस M2 इक्वल टू V1। कहने का मतलब ये हो गया कि इस V1 और V2 में यहाँ पर ट्वाइस M1 U1 है, यहाँ ट्वाइस M2 U2 है, माइनस साइन दोनों जगह है, यहाँ पर U2 है, यहाँ पर U1 है, यहाँ पर M1 माइनस M2 है, यहाँ पर M2 माइनस M1 है और दोनों मास का एडिशन यहाँ पर हो रहा है। तो किसी एक फॉर्मूले को अगर आप याद कर लेते हैं दूसरा उसका अपोजिट हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद में हम इससे कुछ स्पेशल केस ले लेते हैं। जैसे कि पहला स्पेशल केस क्या आता है कि इफ़ मास M1 इक्वल टू M2 हो और मान लेते हैं कि दोनों मास जो है M के इक्वल हैं तो उस केस में V1 कितना आ जाएगा। अगर आप यहाँ पर V1 को निकालें तो V1 इक्वल टू ये आपने M बोल दिया ट्वाइस M U2 माइनस का U1 और ये कितना आ जाएगा M2 M माइनस M, ठीक है, अपॉन में M प्लस M इक्वल टू V1। तो आपके पास आंसर कितना आ जाएगा कट के, ये तो इक्वल 0 हो गया तो V1 आपका आ जाएगा इस जगह पर ट्वाइस M U2 अपॉन में ट्वाइस M। ये M और M जुड़ कर देखें, ये M और M कनेक्टेड होकर ट्वाइस M हो जाएंगे, ये M से M कट के 0 हो जाएगा आंसर ट्वाइस M U2 अपॉन में 2M। तो आपके पास फाइनली आंसर क्या आ जाएगा, ट्वाइस से ट्वाइस कट जाएगा, M से M कट जाएगा, आपके पास आंसर आ जाएगा V1 इक्वल टू U2। कहने का मतलब ये हो गया दोनों बॉडी अगर इक्वल मासेस की हैं तो पहली बॉडी जो दूसरी बॉडी की वेलोसिटी है वही पहली बॉडी की वेलोसिटी होगी कॉलिजन के बाद में। और सेम टू सेम V2 निकाल सकते हैं। V2 जब आप निकालेंगे यहाँ पर वैल्यूज पुट करके
तो ये आ जाएगा ट्वाइस एम u1 माइनस का u2 और m माइनस एम अपॉन में ट्वाइस एम। तो कट के आंसर क्या आ जाएगा आपका v2 प्लस टू ट्वाइस एम u1 अपॉन में ट्वाइस एम। तो ये तो जीरो हो जाएगा आपका कट के, आपका आंसर आ जाएगा v2 प्लस टू u1। तो अभी हमने क्या कहा था शुरुआत में, हमने कहा था कि इलास्टिक कॉलिजन वो कॉलिजन होते हैं जिनमें कि कॉलिजन के बाद में एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम दोनों ही कंजर्व रहते हैं। तो आप देख रहे होंगे कि कॉलिजन के बाद में क्या होता है कि सेकंड बॉडी अपनी वेलोसिटी फर्स्ट बॉडी को दे देती है और फर्स्ट बॉडी अपनी वेलोसिटी सेकंड बॉडी को दे देती है, यानी v1 इक्वल्स टू u2 और v2 इक्वल्स टू u1। ऐसे ही आप अलग अलग कंडीशन पर इस केस को सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि एक स्पेशल आप ये भी कर सकते हैं कि मान लीजिए दोनों ही बॉडी सेम स्पीड से कॉलिजन करती है, यानी कि u1 इक्वल्स टू u2 से करती हैं, तो v1 इक्वल्स टू क्या होगा और v2 इक्वल्स टू क्या होगा, या आप होमवर्क में करके मुझे बता सकते हैं, कमेंट में लिख सकते हैं। तो इस वीडियो में हम इतना ही कर रहे हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम इलास्टिक कॉलिजन इन 2 डायमेंशन करेंगे और साथ ही साथ इसमें हम कुछ न्यूमेरिकल करना सीखेंगे। इससे पहले अगर कोई दिक्कत आपको आती है, कोई प्रॉब्लम होती है, तो आप मुझे कमेंट में लिख के बताएं और न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस के लिए भी तैयार रहें। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग।